और गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े हुए सभी यहाँ पर प्रशिक्षुगण, अन्य अतिथिगण, मीडिया के जुड़े हुए हमारे बंधुगण, भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस वर्ष का जो थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक अस्थाई कल के लिए लैंगिक समानता। यह इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। आप सबको ये जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए किस हद तक आंदोलन करना पड़ा। दुनिया के तमाम देशों में महिलाओं को मिले हुए अधिकार इस बात के प्रमाण हैं। जैसे अभी आप लोगों ने चुनाव में भाग लिया होगा, कितने लोगों ने चुनाव में वोट किया है? वोटिंग में भाग कितने लोगों ने लिया है? आप देख सकते हैं कि ये वोटिंग राइट भारत के अंदर जिस दिन से चुनाव प्रारंभ हुए उस दिन से महिला और पुरुष को समान रूप से मिला है। वयस्क मतदाता, वह महिला हो या पुरुष, उन्हें भारत के अंदर अपना मत देने का पूरा अधिकार मिल गया। लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इसे लेकर के आंदोलन हुए हैं। यहां तक कि आधुनिक लोकतंत्र का जनक जो इंग्लैंड माना जाता है, वहां पर भी वोटिंग राइट यानी मत देने का अधिकार महिलाओं को भारत से बाद में मिला। जो अपने आप को बहुत आधुनिक कहता है, उन देशों में भारत से देर में महिलाओं को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसका मतलब भारत के अंदर महिलाओं के प्रति समानता का भाव पहले से भी रहा है और इसीलिए भारत ने जब अपना संविधान अंगीकार किया तो संविधान का यह महत्वपूर्ण जो भाव था कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, मत, मजहब, लिंग और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक समता का व्यवहार सबके साथ होगा। स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये भारत के संविधान की मूल आत्मा का हिस्सा रहा है, जिसमें महिला और पुरुष में कोई भेद न हो। लेकिन उस सबके बावजूद समय के अनुरूप ये प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई होगी, जिसके कारण बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिलती थी। और इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि यहां पर पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में केंद्र और प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो योजनाएं महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई है, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमेशा कोई समाज
या कोई वर्ग पिछड़ता तब है जब उसे जानकारी नहीं होती है किसी व्यवस्था के बारे में या शासन की योजनाओं के बारे में, या व्यवस्था के किसी उसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती, वह उसमें पिछड़ जाता है। और इसलिए अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि शासन की योजनाओं को लागू करने का माध्यम लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हम बेटा हो बेटी हो इसमें भेद न करें, बल्कि समान रूप से वह सम्मान की पात्र बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम चलाया गया। व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बना, विभिन्न प्रकार के एक अवेयरनेस के कार्यक्रम बने, फिर अनेक योजनाएं आगे बढ़ी। मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, और बाकी योजनाओं को आप देख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में एक एक टॉयलेट उपलब्ध हो जाना, सामान्यतः यह स्वच्छता का मानक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये नारी गरिमा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिन परिवारों के पास अपना रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, वे धुएं से, लकड़ी में, गोबर के उपलों में, कोयले में अपने घर के लिए भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, उन सबको इससे मुक्ति देने के लिए, क्योंकि जब कोयले में या लकड़ी से कोई महिला भोजन बनाती है तो वह जितना एक समय का भोजन बनाते समय जितना धुआं उसके अंदर जाता है, वह तमाम प्रकार की कार्बन जनित बीमारियों को जन्म देती है। लंग्स उनके खराब होते हैं, श्वास की परेशानी होती है, और एक समय के बाद स्थिति आती है कि असमय व्यक्ति टीबी का पेशेंट हो जाता है या तमाम अन्य बीमारियों के चपेट में आता। आंखें खराब होती हैं। आपने देखा होगा गांव में 45 साल 50 साल के साथ ही लोगों को मोतियाबिंद होने लगता है, उसके बाद उनकी आंखों की देखना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग यानी जवानी में ही ऐसे लगता है जैसे इन पे बुढ़ापा आ गया हो, ये स्थितियां आती हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन लोगों को कभी आवास नहीं मिल पाया था, पक्के मकान नहीं थे, प्रयास हुआ है कि उसमें मकान उन परिवारों को मिले और स्वामित्व उसका जो अधिकार मिले, मालिकाना जो नाम हो वह महिलाओं के नाम पर हो, घर की जो मालकिन हो, घर की जो महिला हो उसके नाम पर हो। या आप गांव में जाएंगे, गांव में अक्सर क्या होता है, गांव में लोगों ने मकान हुए हैं, लेकिन जिस जमीन पे उनका मकान होता है उस जमीन उनके नाम पर नहीं होती, वह जमीन ग्राम पंचायत की होती है, ग्राम समाज की होती है। और एक समय के बाद जब मकान अगर कभी टूट गया और मकान टूटने के बाद वह फिर से वहां पर अपना मकान बनाना चाहता है, तो बहुत बार होता क्या था कि गांव का कोई दबंग व्यक्ति उन्हें मकान नहीं बनाने देता था। वो कहता था ये तो मेरी जमीन है, और उसके बाद वह उससे वंचित रह जाता था, इधर उधर भटकता था। एक गरीब अपना मकान नहीं बनाता था। एक स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। इस योजना में ड्रोन सर्वे से पूरे गांव का सर्वे होता है, जहां पर जिसका मकान है वहां पर उसका मकान का, फिर वहां पर एक एक मकान को सर्वे करके, चूना डाल करके उसका सर्वे करके, खुली बैठक होकर के, और उस आधार पर फिर
जितना उस मकान का रकबा आया है कार्य प्रारंभ करने के लिए बैंक से लोन चाहते हैं तो बैंक भी उस कागज के आधार पर उन्हें लोन दे सकता है। उन्हें दुकान करना है, उन्हें मकान बनाना है या उन्हें कोई भी अन्य कार्य करना है तो उस जमीन को गिरवी रख करके वह बैंक से लोन लेने की पात्रता रखते हैं। इन सभी योजनाओं में जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। कुछ बालिकाएं हैं जो कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हुई हों। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी जन्म ले उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक निश्चित आय ग्रुप के लिए है। उस बेटी को उसके नाम पर सरकार के द्वारा 2000 रुपए का जमा कर दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार की टीका उस पे लगेंगे। टीका लगने के बाद उसका सर्टिफिकेट जैसे जमा होगा फिर 1000 रुपए उसके अकाउंट में चले जाएंगे। बेटी पहली क्लास में जाएगी, जैसे विद्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा तो बेटी के अकाउंट में फिर 2000 रुपए चले जाएंगे। बेटी 5वीं पास करके 6ठी क्लास में जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगी फिर 2000 रुपए उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसे ही 12वीं पास करने के बाद जब चाहे वह डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहती है या डिग्री कोर्स करना चाहती है तो 5000 रुपए उसके अकाउंट में चले जाते हैं। स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसके अकाउंट में पैसे, यानी 15,000 रुपए का एक पैकेज एक बेटी के लिए कन्या सुमंगला योजना में राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसमें अब तक प्रदेश की 11 लाख बेटियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे, शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बेटी की शादी के लिए उतनी धनराशि नहीं एकत्र कर पाते जिससे बेटी की शादी कर सकें। हमने राज्य सरकार की तरफ से एक अनुदान घोषित किया कि हम राज्य सरकार की तरफ से बेटी की शादी के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को 51,000 रुपए हर बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाएंगे। अब तक 2 लाख बेटियों की शादी इस योजना के अंतर्गत हुई और ऐसे ही अनेक योजनाएं चल रही हैं। अगर आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 परिवारों में शौचालय का निर्माण हुआ है। आवास योजना में 43,50,000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास मिला है। अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना में 1,67,00,000 ऐसे परिवार थे जिनके पास आजादी के बाद अपना रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ऐसे ही अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ने का कार्य किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि बेटियां और महिलाएं भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उनकी भर्ती का एक विशेष अभियान चलाया। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में जितनी महिला कार्मिक थी, आज
उसकी 3 गुना महिला कार्मिक हैं, 3 गुना से ज्यादा महिलाएं वहां कार्यरत हैं इस समय। यानी ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए वे कदम हैं जो महिलाओं को समाज में सम्मान भी देता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी करता है। केवल सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीनों जब एक साथ चलेंगे तो वह सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और सशक्तिकरण के उस मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में ही हम लोग आज जब लैंगिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं और यह वर्ष महिला और पुरुष में भेद न हो, दोनों बराबर की सामर्थ्यवान हैं, जिस फील्ड में उन्हें कार्य करने का अवसर मिला है वे वहां कर सकती हैं, वह दिखाने का एक अवसर भी है। तो उस अवसर पर जब हम लोग यहां पर मौजूद हैं तो आप सब नर्सिंग से जुड़े हुए प्रशिक्षु हैं। मुझे लगता है कि नर्सिंग के बारे में तो माना जाता है कि नर्सिंग सेवा का एक बेहतरीन माध्यम है और स्वास्थ्य सेवा का यह रीढ़ माना जाता है। और यह मान्यता है कि जितना अच्छा कार्य इस फील्ड में महिलाएं कर सकती हैं उतना हो सकता है पुरुष न कर पाती हो, क्योंकि वह अपने आप में नर्सिंग का जो कार्य है ये एक संवेदना से जुड़ा हुआ कार्य है, भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्य है। एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच, एक मरीज और एक स्टाफ नर्स के बीच जो एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए, एक जो उसके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए मरीज के प्रति हमारी। ये मान्यता है कि महिलाएं ज्यादा अच्छे ढंग से सेवा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती हैं और इसीलिए नर्सिंग के इस कार्य में पूरे देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की बेटियां छा गई। जहां भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने अपनी सेवा कार्य के माध्यम से अपना एक विशिष्ट स्थान भी बनाया है। और आप सब इस बारे में आज जब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, मुझे इस अवसर पर केवल एक बात कहनी है, वह यह कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़े। मैंने आपको लोकतंत्र में मताधिकार की बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर महिलाओं को वहां सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन भारत के अंदर ये स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के अंदर इस व्यवस्था को भारत के अंदर लागू किया और भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को इस सुविधा का लाभ भी दिया। और ये अलग अलग समय में बनाई गई ये सुविधाएं, अलग अलग समय में लागू की गई जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं उसी का हिस्सा है जिसमें चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, मातृवंदना का हो, जननी सुरक्षा से जुड़ा हुआ योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, ये सभी योजनाएं। और वास्तव में भेदभाव किस हद तक होता था। मुझे प्रदेश के अंदर सत्रों में कई स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था गांव में, मैं कहीं किसी जिले के दौरे पे गया, जिले के दौरे पर जाने के बाद मैं चलता था, मैं देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं एक जनपद में गया, मैंने देखा बच्चे स्कूल जा रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी करवाई
और मैं गाड़ी से उतरा। बच्चे थे, जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई उसमें बालिकाएं ज्यादा थी। मैंने उस समय देखा कि लगभग 60% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? उन्होंने कहा स्कूल। मैंने कहा तुम अकेले हो? कहा कि नहीं, हमारा भाई भी है। मैंने कहा भाई कहां है? कहा भाई दूसरे स्कूल में पढ़ता है। यानी भाई दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है और बहन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ रही है। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा आखिर क्यों दोनों भाई बहन एक स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? तो मुझे बताया गया कि इसलिए नहीं, क्योंकि वो भाई है, लड़का है, इसलिए उसको लिए अच्छा स्कूल है, और मैं बेटी होना इसलिए जो है मेरे लिए अच्छा स्कूल नहीं है। तो मैं वापस गया। वापस जाने के बाद फिर मैंने एक व्यवस्था बनाई कि जिन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को ये माना जाता है कि ये अच्छे नहीं हैं, तो आखिर इनको अच्छा बनाने की चुनौती भी तो हमारे सामने है। और तब हम लोगों ने एक योजना चलाई थी उत्तर प्रदेश में, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, हर विधायक से, हर सांसद से और उन स्कूलों में पढ़े हुए जो बच्चे थे उनसे मैंने इस बारे में कहा कि भाई अगर आप एक एक विद्यालय गोद लेकर के उस विद्यालय को ठीक बना दें, रंग रोगन कर लें, उनका फर्नीचर वहां पे उनकी फ्लोरिंग कर लें, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग बना लें, वहां लाइटिंग की व्यवस्था कर लें, पेयजल की व्यवस्था दे दें, शासन स्तर पर हम स्मार्ट क्लास देंगे, लाइब्रेरी देंगे, कुछ अन्य चीजें हम उपलब्ध करवाएंगे। आप देखेंगे कि पहले 3 वर्ष में ही 1,35,000 से अधिक विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पूरी तरह परिवर्तन हुआ। हम लोगों ने उस समय फिर स्कूल चलो अभियान चलाया। स्कूल चलो अभियान, इसमें हर शिक्षक से कहा गया कि भाई विद्यालय जाने के पहले वह एक बार गांव में भ्रमण जरूर करें। 2 वर्ष के अंदर ही 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बढ़े। और फिर हम लोगों ने जुलाई 2017 में ही एक व्यवस्था बनाई कि बालक हो या बालिका, इन सभी बच्चों को यूनिफॉर्म सरकार देगी। क्योंकि जब सरकार देगी तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना बेटे के साथ ना बेटी के साथ। एक जैसी यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, जूता मोजा भी देंगे और सर्दियों में स्वेटर भी देंगे। और आज आप देखते होंगे कि 1,81,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इन सभी बच्चों को हम लोग आज बैग, बुक्स, स्वेटर, सॉक्स, शूज ये सभी उपलब्ध करवा रहे हैं। और काफी वहां पे परिवर्तन देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पठन पाठन का माहौल बढ़ा है। वहां पर तकनीक के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के मन में एक नई रुचि जागृत हुई है, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिली है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर के कार्य किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रयास हो तो बहुत कुछ संभव है। और महिलाएं अपने क्षेत्र में कैसे कार्य कर सकती हैं, एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है और मुझे लगता है करने वाले के लिए कहीं कोई समस्या नहीं। 2019 की मैं घटना बताता हूं। मैं बुंदेलखंड गया था। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है, ऐसे बुंदेलखंड को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश की तुलना में कमजोर माना जाता है। जब बुंदेलखंड में मैं गया था तो बुंदेलखंड में मुझे बताया गया कि यहां पे आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत कमजोर है। हम लोगों ने 2019 में वहां पर एक महिला स्वयंसेवी समूह का गठन किया। उस महिला स्वयंसेवी समूह का काम था हर गांव में दुग्ध समिति का गठन करना, दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन करके गांव में गाय या भैंस का दूध एकत्र करके
फिर उसे डेयरी तक पहुंचाने का कार्य करना है। और उसका नाम हम लोगों ने रखा था बेलेनी मिल्क प्रोड्यूसर। इसमें भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज आप आश्चर्य करेंगे कि बेलेनी मिल्क प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई महिलाएं बुंदेलखंड में स्वावलंबन का आधार बन गई। मैं कोरोना कालखंड में भी देख रहा था, कोरोना कालखंड में उनका जो नेट प्रॉफिट था 1 वर्ष का, वह 2 करोड़ रुपए था। 2 करोड़ रुपए उस महिला जो स्वयंसेवी समूह है उसने वहां पर वहां पर इतना प्रॉफिट कमाया और अपने हर सदस्य को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आप कर सकते हैं और जिनको महिलाएं करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज को भी एक नई राह दिखा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को प्रोत्साहित करना, बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था करना। और अब उत्तर प्रदेश सरकार का जो 3rd फेज का कार्यक्रम चल रहा है वर्तमान में, ये मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम है, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक महिला बीट पुलिस अधिकारी जाकर के सप्ताह में कम से कम 2 दिन वहां पर उनके साथ संवाद, महिलाओं के साथ संवाद बनाती है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराती है, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर उनसे चर्चा करती है और फिर उस ग्राम पंचायत के अंदर होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में भी अनेक जागरूकता के कार्यक्रम उनके माध्यम से प्रारंभ करती है। एक बहुत बड़ा फील्ड है जिस पर काम किया जा सकता है और उस दिशा में मुझे लगता है कि हताशा और निराशा से कभी लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपने स्तर पर एक सार्थक पहल करनी पड़ेगी, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हमारी शिक्षण संस्थाएं सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ करके उनका लाभ लेना प्रारंभ करेगी, उन योजनाओं से छात्र छात्राओं को अवगत कराना, उन योजनाओं के माध्यम से कैसे उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है और फिर आगे बढ़कर के उन्हें आगे प्रेरित किया जा सकता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे कार्य ऐसे हो सकते हैं जो इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम के अनुरूप कि एक अस्थायी कल के लिए, यानी एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम लोग महिला और पुरुष में जो भेद है इसको दूर कर सकते हैं। इस योजना के तहत हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों को लेकर के आ रहे हैं। इसमें कितनी बालिकाओं को यहां पे उत्तर प्रदेश शासन की जो टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना का लाभ अब तक मिला है। टैबलेट स्मार्टफोन अभी नहीं मिल पाया यहां पे, लेकिन यहां पे कुछ तो बालिकाओं को बुलाया गया था इस योजना में। नहीं, जिनको मिला हुए हाथ खड़ा करेंगे। अभी मिला नहीं, ठीक है, लेकिन सभी बालिकाओं, जीएनएम है, एएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, इन सभी को इसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है एक ऑनलाइन एजुकेशन। कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, कोरोना जैसी महामारी के दौरान यद्यपि नर्सिंग जैसे क्षेत्र में आपको तो सेवा के एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ना है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने कॉलेज जाने वाली, वो बीए कर रही हो, बीएससी कर रही हो, बीकॉम कर रही हो, एमएससी, एमकॉम या फिर बीटेक, एमटेक, जीएनएम, एएनएम या फिर मेडिकल की हो, नर्सिंग की हो, फार्मेसी की हो, उन सभी बालक बालिकाओं को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है, जिन्हें ऑनलाइन एजुकेशन के साथ अपने कार्यक्रम को, अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब तक एक चैलेंज है ये, लगातार 2 वर्ष प्रमोट करने की आवश्यकता पड़ी, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास अपना स्मार्टफोन नहीं था, जिनके पास अपना टैबलेट नहीं था, जिनके पास अपनी कोई सुविधा नहीं, कोई भी इस प्रकार की नहीं। तो इसमें बांटा क्यों नहीं? जब संस्था में आ चुका था तो बांटा क्यों नहीं? चुनाव का इस पर थोड़े लागू होता है।
ये तो आप लोगों को बांटना चाहिए था, बांटा क्यों नहीं संस्था से आगे? स्मार्टफोन आपकी संस्था में पड़ा हुआ है। इस संस्था की कमी है कि संस्था ने उसको बांटा नहीं, जबकि इसमें आचार संहिता लागू नहीं होता है, क्योंकि आचार संहिता के पहले की योजना है और इस पे आचार संहिता इस पे नहीं लागू होता है। लेकिन उसमें ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए भी ये स्मार्टफोन और टैबलेट आपको मदद कर सकता है। उसके लिए शासन ने उन संस्थाओं के साथ भी एमओयू किया है जो इससे संबंधित पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करवाने में मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें मदद कर सकते हैं। और इसीलिए यह योजना सरकार ने लागू की है। 1 करोड़ प्रदेश के यूथ को वर्तमान में हम लोग टैबलेट स्मार्टफोन देने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके माध्यम से, और डिजिटल एक्सेस इसमें फ्री दे रहे हैं। यानी इसमें जो भी अन्य खर्चे आने हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन इसमें एग्जामिनेशन होंगे इन सब के लिए, तो वह भी इसमें यह आप लोगों को अपडेट करेगा। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप लोगों को इस योजना के साथ इसको जोड़ने में वह मदद कर सकता है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा कि हम स्वयं पर विश्वास पहले करें, और स्वयं पे विश्वास करने के साथ ही शासन की योजनाओं के साथ, योजनाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे कुछ प्रशिक्षुओं ने इस बारे में कहा, उन्हें जानकारी है उज्ज्वला योजना के बारे में, उन्हें जानकारी है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। एक एक योजना भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ये एक एक योजना ये स्वावलंबन से जुड़ी हुई है। और ये केवल व्यक्ति के स्वावलंबन से नहीं, एक महिला स्वावलंबी होती है, एक बालिका स्वावलंबी होती है, उसके साथ एक परिवार स्वावलंबी होता है, और उसके साथ एक पूरी पीढ़ी स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमें योजनाओं की जानकारी होना, जानकारी होकर के उनके साथ जुड़ना, और उनके साथ जुड़ने के बाद फिर उन योजनाओं का लाभ लेकर के, और उन योजनाओं के माध्यम से फिर हम शासन की योजनाओं के साथ जुड़ें, अपने पाठ्यक्रम के साथ जुड़ें, और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करें। याद करना, कभी भी शॉर्टकट का रास्ता व्यक्ति को कभी भी जीवन में सफल नहीं बना सकता। जीवन में सफल बनना है तो हमें संघर्ष का रास्ता हमेशा चुनना चाहिए, हमेशा संघर्ष का राह चुनना चाहिए। हम अपने आप को अपडेट करेंगे तकनीक से, अपने पाठ्यक्रम से, समाज की जानकारी से, प्रत्येक उसके बारे में। अगर आप हर एक चीज के बारे में अपडेट हैं तो हर एक प्रतिस्पर्धा के साथ आप अपने आप को एकदम सफल पाएंगे, और उसके बाद जीवन में सफलता आपको पग पग पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के नर्सिंग से जुड़ी हुई आप सभी प्रशिक्षुओं, जिसमें बीएससी भी हैं, जीएनएम भी हैं, ईएनएम भी है, इनसे जुड़े हुए आप सभी प्रशिक्षुओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में मुझे भागीदार बनने, और यहां पर हुई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में जिन प्रशिक्षुओं ने स्थान प्राप्त किया है उन्हें पुरस्कृत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि एक अच्छे भविष्य के लिए हम लोग लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास स्वयं के स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर अगर प्रारंभ करेंगे तो वही समाज में आने वाले समय के लिए एक नई आधारशिला बन सकती है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।